हाँ बच्चों, तो इससे पहले हमने शुरू की थी एमटीजी फिंगर टिप्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जो बुक थी वो स्टार्ट करी थी। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नई सीरीज़ की शुरुआत है, जिस सीरीज़ में हम हिंदी इंग्लिश मिक्स यानी कि इंग्लिश वे में बोलचाल की भाषा में बायोलॉजी पढ़ेंगे, है ना। जो दिलीप गंगवार सर की बुक है सिंप्लीफाइड एनसीईआरटी, दिलीप गंगवार सर ने ये बुक लिखी है। तो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं? अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सूंघते हैं तथा जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, यह सभी बातें उनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। फूलों का अस्तित्व एग्जिस्टेंस केवल मनुष्य के लिए ही नहीं होता, सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अगर हम इनफ्लोरेसेंस फ्लावर्स इनफ्लोरेसेंस फ्लोर्स के पार्ट की संरचना की डायवर्सिटी पर अगर नज़र डालें तो एडेप्टेशन की एक अमेजिंग रेंज को दर्शाते हैं, ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एंड प्रोडक्ट जैसे फ्रूट और सीड बन सकें। अब अगर बेटा ये लाइन अगर यहाँ पे दी है कि जिन्हें हम लगातार, हाँ कौन सी वाली है, हाँ जिनकी ये लाइन दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। तो ये बात क्यों कही जा रही है? अनेक प्रकार के फ्लावर्स जिन्हें हम लगातार देखते हैं, सूंघते तथा जिनकी महक हमें अच्छी लगती है, जिनके रंग की खूबसूरती हमको आकर्षित करती है, ये सभी बातें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायक होती हैं। अब ये हेल्पफुल इसलिए होती हैं क्योंकि जो प्लांट होते हैं उन्हें जो उनका पॉलिनेशन होता है प्लांट में, तो वो किसके थ्रू होता है? बर्ड्स के थ्रू होता है, एनिमल्स इंसेक्ट के थ्रू होता है, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर्स अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। प्राचीन काल से ही मनुष्य का फूलों के साथ एक निकट संबंध रहा है, यानी कि कोई दुख हो चाहे सुख हो, कोई हम फूल को एक ऐसे सिंबल यूज करते हैं, इंटीमेट रिलेशनशिप रहा है। मनुष्य के लिए फूल सौंदर्य, सोशल, रिलीजियस, कल्चरल महत्व में उपयोगी रहा है। मनुष्य ने अपनी फीलिंग जैसे लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीव, मॉर्निंग या शोक को एक्सप्रेस करने के लिए फ्लावर्स को एज ए सिंबल प्रयोग किया है। अगर हम बात करें तो ये जो पार्ट होता है ये वाला, इसे क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, और ये दोनों को मिलकर बोलते हैं पिस्टिल, और पिस्टिल को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम। पीटल को क्या बोलते हैं? करोला। एंथर और फिलामेंट की कॉम्बिनेशन को स्टेमन। स्टेमन क्या है? एंड्रोसियम। ये कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, सेपल, ओब्यूल, ओवरी और नेक्टिफेरस एरिया, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। अब अगर फ्लावर्स की स्टडी, जो कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। एडेप्ट कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स और फ्लावरिंग प्लांट्स स्पेशली फॉर ऑर्नामेंटल पर्पजेस। एक बायोलॉजिस्ट के लिए पुष्प मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल तथा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थान है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट, 3 प्रकार के इवेंट्स होते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन और एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ेंगे प्लांट में फूल दिखने से पहले ही डिसीजन हो जाता है कि प्लांट में फूल आने वाले हैं। कई हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप फ्लोरा एप्रोडियम का डिफ्रेंसिएशन तथा डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। इन्फ्लोरेसेंस बनता है जो फ्लोरल बड तथा फ्लावर्स को धारण करता है। फ्लावर में मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एंड्रोसियम में स्टेमेंस का होल होता है और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। गाइनोसियम में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। गाइनोसियम को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पहले बता दिया तुम लोगों को। उसके बाद पढ़ेंगे स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टेमन के 2 भाग होंगे। 2 भाग कौन से होंगे? एक फिलामेंट जो कि लॉन्ग और सिलेंडर टॉक है, और एक एंथर जो कि टर्मिनल पे लगा हुआ। एंथर जनरली बाइलॉब्ड होते हैं। फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड थैलेमस या फिर पीटल से जुड़ा रहता है। स्टेमन की लेंथ तथा नंबर दोनों अलग अलग स्पीसीज के फूलों में वेरी करता है।
अलग अलग 10 स्पीसीज के स्टेमन को कलेक्ट करते हैं और उसे स्लाइड पर रखेंगे तो उसमें साइज में लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेगी। सबका साइज अलग अलग होगा। प्रत्येक स्टेमन का माइक्रोस्पोर प्रत्येक स्टेमन का माइक्रोस्कोप से सावधानी पूर्वक अध्ययन करने तथा उसका साफ डायग्राम बना के शेप तथा विभिन्न फूलों के एंथर के अटैचमेंट को समझा जा सकता है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंथर बाइलॉब्ड होता है। एंथर कैसा होता है? बाइलॉब्ड होता है तथा प्रत्येक लॉब में कितने थीका होते हैं? 2 थीका। एक लॉब में 2 थीका और 2 लॉब में 4 थीका, अर्थात ये डायथीकस होते हैं। प्राय थीका की लेंथ वाइज सेपरेट करती है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप पाई जाती है। आइए एक एंथर के ट्रांसवर्स सेक्शन के विभिन्न प्रकार के टिश्यूज और उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। हम कौन सा सेक्शन करेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर का बाइलॉब्ड नेचर हमें ट्रांसवर्स सेक्शन में स्पष्ट दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन आ सकता है एंथर का जो बाइलॉब्ड नेचर है वो किस तरह से उसका कट किया जाए ताकि उसे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ में आए, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा? ट्रांसवर्स सेक्शन। एंथर एक 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है जिसके 4 कॉर्नर्स पर माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। प्रत्येक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है। माइक्रोस्पोरेंजिया आगे होकर क्या बनेगी? माइक्रोस्पोरेंजिया आगे डेवलप होकर पोलन सेक्स बनाती है। ये एंथर की पूरी लेंथ एक लॉन्गिट्यूडनली एक्सटेंड करते हैं तथा पोलन ग्रेन से संपूर्ण भरे रहते हैं। अब देखो ये 2 लॉ ऑफ एंथर है, ठीक है। ये क्या है? फिलामेंट है। ये टिपिकल स्टेमिन है, ठीक। उसके बाद ये 3 डायमेंशनल कट ऑफ एंथर है। चलो अब स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। एक टिपिकली माइक्रोस्पोरेंजियम अपने ट्रांसवर्स सेक्शन में लगभग सर्कुलर दिखाई देती है, ठीक है। इसमें जनरली 4 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड टेपिटम। जो तुम्हारी टेपिटम होगी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी और बाकी की 3 लेयर क्या करेंगी? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। बाहरी 3 लेयर प्रोटेक्शन तथा एंथर के डेसेंस में सहायता करती हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। एंथर सबसे अंदर वाली लेयर है, मैं इनकी कौन सी लेयर है? एंथर इनर लेयर है जो क्या करती है? पोलन ग्रेन को नरिश करने का काम करती है। टेपिटम की सेल्स में डेंस साइटोप्लाज्म तथा जनरली एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं, ओके। जब एंथर यंग होता है तब इसकी प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कॉम्पैक्टली अरेंजमेंट होमोजीनस सेल्स का एक समूह होता है जिसे क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। अभी स्पोरोजीनस टिश्यू की अभी बात आएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जब एंथर डेवलप होता है तो स्पोरोजीनस टिश्यू की सेल्स में मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोटिक डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। यानी कि अगर मियोसिस डिवीजन में होगा तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल बनेंगी। तो क्या होगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। टेट्राइड के सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड होगी, ठीक है। अगर कोई भी सेल अगर डिप्लॉयड फेज में है, ठीक है, और अगर उसकी मियोसिस करा देंगे तो वो कौन से फेज में हो जाएगी? हैप्लॉइड फेज में हो जाएगी। अगर माइटोसिस कराएंगे तो सेम ही रहेगी, जितना सेल्स हैं उतनी सेल्स रहेंगे उसमें। और अगर मियोसिस कराएंगे तो उसके सेल्स हाफ हो जाते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यूज की प्रत्येक सेल्स के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की योग्यता होती है। हर सेल्स के पास माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने की कैपेसिटी होती है। प्रत्येक सेल को पोटेंशियल पोलन या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। पोलन मदर सेल से मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। पीएमसी पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर बनते हैं वे 4 सेल्स के क्लस्टर में अरेंज हो जाते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हजारों की संख्या में सेवरल थाउजेंड माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो एंथर के डेसेंस होने पर बाहर निकलते हैं। अब देखो ये स्ट्रक्चर तुम्हारा यंग एंथर का है, ठीक है।
उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, यही माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक है, यही माइक्रोस्पोरेंजियम को हम बाहर बना दिए हैं, जिसमें कि 4 लेयर है, एपिडर्मिस, आउटर लेयर, फिर एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, सबसे लास्ट में टेपिटम। उसके बाद जब ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे अंदर से, तो ये सी फिगर है, लास्ट फिगर है, यहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, अब पोलन ग्रेन को पढ़ते हैं। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गैमीट नहीं है, गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने हिबिस्कस या किसी अन्य फ्लावर्स के खुले हुए अंतर को छुआ हो तो आप पाएंगे कि आपकी फिंगर्स पर एक येलो पाउडर चिपक जाता है। देखो बच्चों, ये जो सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12 से, मेरा पर्पज़ ये भी था क्योंकि बहुत से बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये उनके लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा कारगर हो गई, क्योंकि बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले, तो उनके लिए भी इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, बाकी मैं 11 से स्टार्ट करता, मैं 12th के बच्चों के जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए इस सीरीज़ को 12th से स्टार्ट कर रहा हूँ। और जो अपनी MCQ वाली चल रही थी वो कंटिन्यू चलेगी, है ना, वो अपनी चलेगी। पोलन ग्रेन, हाँ, एक ग्लास स्लाइड पर एक पानी बूंद डालकर उस पर पोलन ग्रेन छिड़ककर माइक्रोस्कोप से देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि विभिन्न स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स का आर्किटेक्चर यानी कि शेप, साइज और डिज़ाइन अलग अलग होता है। पोलन ग्रेन्स जनरली कैसे होते हैं? स्पेरिकल शेप के होते हैं। पोलन ग्रेन जनरली स्पेरिकल शेप के होते हैं। डायमीटर इनका कितना होगा? 25 to 50 माइक्रोमीटर। बेटा साइज याद रखना। पोलन ग्रेन्स में एक प्रोमिनेंट वॉल पाई जाती है जिसमें आउटर लेयर किसकी बनी होगी? आउटर लेयर को सॉरी एक्साइन बोलेंगे और इनर लेयर को क्या बोलेंगे? इंटाइन। ठीक, अब एक्साइन की बात करते हैं। एक्साइन पोलन ग्रेन्स की हार्ड आउटर लेयर को एक्साइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी बनी होगी? स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन एक बहुत रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है तथा इस पर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कली तक हाई टेम्परेचर कोई प्रभाव नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड करने वाले कोई एंजाइम अभी तक पता नहीं चले हैं। प्रोमिनेंट अपर्चर छिद्र को जर्म पोर्स कहते हैं जहां स्पोरोपोलेनिन नहीं पाई जाती है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स को हम फॉसिल फ्यूल्स के रूप में प्रिजर्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। एक्साइन के पैटर्न और डिज़ाइन एक फैसिनेटिंग एरे को रिप्रेजेंट करता है। देखो बच्चों, आई होप मैं ये सोच के ये इस तरह से ये सीरीज़ बना रहा हूँ कि तुमने डिटेल्ड वे में ये चैप्टर पढ़ रखा है ना, क्योंकि मैं यहाँ पूरा पढ़ाने के लिए नहीं बैठूंगा। अगर पढ़ाने के लिए बैठूंगा तो ये 5 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो मैं जस्ट एक रिव्यू कर रहा हूँ बुक का, ठीक है, अच्छे से तुम समझ सकते हो। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ऑफ फ्यू पोलन ग्रेन। बात करेंगे इंटरनल लेयर की, जो कौन सी लेयर है, इसका नाम इंटाइन। तो पोलन ग्रेन की इनर वॉल को हम इंटाइन कहते हैं। इंटाइन सेलुलोज तथा पैक्टिन की बनी होती है और थिन होती है। पोलन ग्रेन का साइटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होती है तो इसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल कहते हैं। ठीक है, वेजिटेटिव सेल ये बड़ी होती है तथा इसमें अधिक मात्रा में रिजर्व फूड एवं इर्रेगुलर शेप होता है। आप इस तरह से याद रख सकते हो, बी फॉर बड़ी। ठीक है, बी फॉर बड़ी, और कौन सा इसका शेप होगा? जब बड़ी होगी तो इसका शेप कौन सा होगा? इर्रेगुलर। ठीक, जनरेटिव सेल एक छोटी सेल होती है तथा वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहती है। अब देखो, जनरेटिव सेल छोटी होगी और वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनरेटिव सेल छोटी होती है, किसमें तैरती है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। जनरेटिव स्पिंडल शेप की होती है। कौन शेप की होगी? स्पिंडल शेप की होती है, जिसमें डांस साइटोप्लाज्म तथा एक न्यूक्लियस पाया जाता है। 60% से अधिक एंजियोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज पर झड़ते हैं और 40% में 3 सेल्ड स्टेज में। शेष एंजियोस्पर्म में स्पीसीज में पोलन ग्रेन्स के झड़ने से पहले जनरेटिव सेल में माइटोटिक डिवीजन से 2 मेल गैमीट बनते हैं। इस प्रकार पोलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज की कंडीशन को में झड़ते हैं।
कई स्पीशीज के पोलन ग्रेन से कुछ लोगों में एलर्जी तथा ब्रोंकियल एप्लीकेशंस हो जाते हैं, जिसमें कभी कभी लोगों में अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होते हैं। इंपोर्टेड व्हीट के साथ भारत में आई पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, कौन सी ग्रास? पार्थेनियम और कैरेट ग्रास की उपस्थिति तथा इसके पोलन ग्रेन्स एलर्जी कॉज करते हैं। पोलन ग्रेन्स रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। पोलन की टैबलेट बनती हैं, है ना, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर हैं। टैबलेट तथा सिरप में यूज होते हैं, बहुत पॉपुलर है। यह दावा किया जाता है कि पोलन प्रोडक्ट को लेने से एथलीट, रेस हॉर्स और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। जब एक बार पोलन ग्रेन झड़ते हैं तो उन्हें स्टिग्मा पर अपनी बायोलिटी होने से पहले लैंड करना होता है। अच्छा, पोलन ग्रेन लैंड कहाँ करेंगे? जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है फीमेल फ्लावर में, तो वो है स्टिग्मा, स्टिग्मा पर ही लैंड करेंगे। अब बायोलिटी का मतलब जब पोलन ग्रेन्स फटे, पोलन ग्रेन जब बाहर निकलता है तो उसमें उसके बाद कितने टाइम तक स्टिग्मा से उसकी लैंडिंग होनी चाहिए, उसका क्या है फर्टिलाइजेशन हो जाना ही चाहिए, वरना पोलन खराब हो जाएगा। तो ये प्रत्येक इस फैमिली के लिए जो फ्लावर्स हैं, बाकी और प्लांट है, उन सब में अलग अलग होता है। चलो हम इसके बारे में जान लेते हैं। पोलन ग्रेन्स कितने समय के लिए वायबल हो रहता है? वह हाईली वेरिएबल होता है, अलग अलग होता है, टाइम पीरियड, टेम्परेचर तथा ह्यूमिडिटी पर निर्भर करता है। अच्छा देखो, सीरियल जैसे राइस एंड व्हीट के पोलन ग्रेन्स केवल 30 मिनट तक ही वायबल खो देते हैं, 30 मिनट के बाद ही बेकार हो जाते हैं। उसका पोलन ग्रेन्स कुछ नहीं कर सकते, फर्टिलाइजेशन इसका नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात करें रोजेसियाई, लेग्यूमिनोसाई तथा सोलेनेसाई में पोलन ग्रेन की वायबिलिटी कुछ महीनों तक होती है। अगर एनिमल्स तथा ह्यूमन के स्पर्म और सीमन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए स्टोर करने के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। इसी प्रकार पोलन ग्रेन्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन यानी कि 196 डिग्री सेल्सियस पर कई वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में सीड बैंक की तरह ही स्टोर्ड पोलन को पोलन बैंक के रूप में रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे एनलार्ज व्यू ऑफ पोलन टेट्राड। एनलार्ज व्यू, पोलन का एनलार्ज व्यू पढ़ेंगे। अब ये है हमारी वेजिटेटिव सेल, जो कि क्या है बड़ी सेल है, और ये कौन सी जनरेटिव सेल्स किसमें तैर रही है? वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। बाहर की लेयर को एक्सैन बोलते हैं, अंदर की लेयर को इंटाइन बोलते हैं। ठीक, द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो से कभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट हो रहा है। गाइनोसियम फ्लोर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। सिंगल पिस्टल वाले गाइनोसियम को मोनोकार्पलरी कहते हैं तथा अधिक पिस्टल वाले को मल्टीकार्पलरी कहते हैं। जब एक से अधिक पिस्टल एक साथ फ्यूज्ड हो तो उसे सिनकार्पस कहते हैं, और अगर वो फ्री हो तो एपोकार्पस कहते हैं। प्रत्येक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा एक पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। किसके लिए काम करता है? स्टिग्मा किसके लिए काम करता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म, अभी आपको बताया था। स्टाइल या स्टिग्मा के नीचे का लंबा पतला एलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है। ओवरी पिस्टल के आधार पर फूल बेसल बल्ब पार्ट हुआ ओवरी कहलाता है। ओवरी के अंदर ही कैविटी को ओवेरियन कैविटी लोब्यूल कहते हैं। प्लेसेंटा ओवेरियन कैविटी के अंदर स्थित होता है। ठीक है, किसके अंदर होगा? ओवेरियन कैविटी के अंदर स्थित होगा। प्लेसेंटा से निकलने वाले भाग मेगास्पोरेंजिया होते हैं, जिसे कॉमनली ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स आगे चल के किस में डेवलप होंगे? सीड में, और ओवरी फ्रूट में। एक ओवरी में ओव्यूल की संख्या अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर एक होगी, किसमें होगी? बीट, पैडी और मैंगो में। अनेक किस्में हो सकती है? पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स में। ठीक, अब ओव्यूल के बारे में पढ़ेंगे। ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा से फ्यूनिकल नामक स्टॉक से जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसमें कौन सा फ्यूनिकल है? ये फ्यूनिकल है। ठीक है, ओव्यूल की बॉडी से फ्यूनिकल जिस रीजन में फ्यूज होता है उसे हाइलम कहते हैं। कौन सा रीजन है? हाइलम।
हाइलम एक ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच के जंक्शन को प्रदर्शित करता है। हाइलम किसको प्रदर्शित करता है? हाइलम एक ओव्यूल तथा फ्यूनिकल के बीच के रीजन को रिप्रेजेंट करता है। प्रत्येक ओव्यूल को एक या दो प्रोटेक्टिव एनवेलप घेरे रहते हैं, इसे इंटेग्यूमेंट कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट और इनर इंटेग्यूमेंट। इंटेग्यूमेंट पूरे ओव्यूल के चारों ओर से घिरी रहती है, केवल टिप को छोड़कर, जहां पर माइक्रोपाइल नामक एक स्मॉल ओपनिंग होती है। माइक्रोपाइल है ना, कौन सी ओपनिंग होती है? माइक्रोपाइल। ठीक। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड पर ओव्यूल का बेसल पार्ट चालाजा होता है। माइक्रोपाइल के अपोजिट एंड, यानी कि जो माइक्रोपाइल है तो ये अपोजिट एंड पे कौन सा पार्ट होगा? चालाजल एंड होगा। ठीक। इंटेग्यूमेंट से घिरे सेल्स के मास को न्यूक्लियस कहते हैं। जो इंटेग्यूमेंट है उसके घिरे सेल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इंटेग्यूमेंट से घिरे सेल के मास को न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस की सेल्स में अधिक मात्रा में रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट न्यूक्लियस में ही स्थित होता है। एक ओव्यूल के पास जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है जो एक मेगास्पोर से रिडक्शन डिवीजन द्वारा बनता है। मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस के माइक्रोपाइलर रीजन में ओव्यूल्स प्रायः एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल को डिफरेंशिएट करते हैं। मेगास्पोर मदर सेल एक लार्ज सेल है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है। मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब ये 4 मेगास्पोर बन तो गए, लेकिन फंक्शनल एक ही होगा, बाकी तीनों क्या हो गए? डीजेनरेट होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी 3 क्या होंगे? डीजेनरेट होंगे। अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट में एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है। कितने होंगे? एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है, जबकि बचे हुए 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। केवल फंक्शनल मेगास्पोर ही फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने के मेथड को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक कहने का मतलब बने तो 3 हैं, सॉरी बने तो 4 हैं, लेकिन 3 क्या होगा? डिजेनरेट होगा। केवल एक ही फंक्शनल रहेगा जो आगे चल के एम्ब्रियो में डेवलप होगा, तो इसलिए क्या कहेंगे? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। न्यूक्लियस एमएमसी फंक्शनल मेगास्पोर तथा फीमेल गैमेटोफाइट की सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी? अगर बात करें न्यूक्लियस तो क्या होगी? डिप्लॉइड। एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड, फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड और फीमेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड। आइए एम्ब्रियो सैक में बनने वाली प्रक्रिया को डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है। फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है जो अपोजिट पोल और मूव कर जाते हैं। इससे परिणाम से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बन जाता है। 2 और सीक्वेंशियल माइटोटिक डिवीजन होते हैं जिनमें 4 न्यूक्लिएट बाद में 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक बनते हैं। यह माइटोटिक डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, अर्थात न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल वॉल शीघ्र नहीं बनती। 8 न्यूक्लिएट स्टेज के बाद सेल वॉल बनना शुरू होती है, जिसमें टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक का ऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। 8 से 6 न्यूक्लियाई तो सेल वॉल से कवर हो जाते हैं तथा सेल में बदल जाते हैं। बचे हुए 2 न्यूक्लियाई को हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, जो एग एपरेटस के नीचे लार्ज सेंट्रल सेल में स्थित रहते हैं। एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल एक कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड पर ग्रुप में एक साथ रहते हैं, इसे एग एपरेटस कहते हैं। एग एपरेटस में 2 सिनर्जिड तथा 1 एग सेल होती है। ठीक है, 2 सिनर्जिड तथा 1 एग सेल होती है। माइक्रोपाइलर टिप पर सिनर्जिड्स में स्पेशल सेल्यूलर थिकनिंग पाई जाती है, इसे फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं।
यह एपरेटस पोलन ट्यूब को सिनर्जेट में जाने के लिए गाइड करता है। पोलर ट्यूब में जाने के लिए गाइड कौन करता है? कौन सा एपरेटस है बताओ? फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है किसे? पोलन ट्यूब में जाने को। 3 सेल्स चालाजल एंड पर होती हैं जो एंटीपोडल सेल्स कहलाती हैं। लार्ज सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार मैच्योरिटी पर एक टिपिकल एंजियोस्पर्म भी एम्ब्रियो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट होते हैं। पॉलिनेशन। अब हमने ये तो पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, पर ये जाएंगे कैसे? अब पेड़ खुद तो चले गए, जाएंगे ही नहीं, तो सीधी सी बात है कोई ना कोई एजेंट की जरूरत होगी। तो उस एजेंट को हम क्या बोलते हैं? उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। कोई पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक ले जाने की जो पूरी प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो फ्लावरिंग प्लांट में मेल तथा फीमेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन तथा एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। सबने पढ़ लिया भैया, ठीक है सर, ठीक है, सबने पढ़ लिया। फ्लावरिंग प्लांट में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन और एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। ठीक 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 ठीक। दोनों प्रकार के गैमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं, खुद नहीं चल के जाते हैं भैया, है ना। अभी आदमी तो है ना कि चले लेके झूला झंडा अपना, इसलिए इनको फर्टिलाइजेशन के लिए साथ लाना आवश्यक होता है। ये कैसे होगा? तो यही काम करेंगे हमारी चिड़िया और बीज, एनिमल्स, इंसेक्ट। अब 2 टाइप के होंगे, एक होंगे बायोटिक एजेंट्स। कितने टाइप के होते हैं बेटा? एजेंट होते हैं 2 टाइप के, एक होते हैं बायोटिक और एक होते हैं एबायोटिक, ठीक है। एक होंगे बायोटिक और एक होंगे एबायोटिक। चलो पढ़ते हैं इन्हें। दोनों गैमीट्स को साथ लाने में सहायक मैकेनिज्म को पॉलिनेशन कहते हैं, भाई बता रहे थे। एंथर से जड़े हुए पोलन ग्रेन्स को जब पिस्टल की स्टिग्मा पर ट्रांसफर किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बता दिया अभी मैंने। फ्लावरिंग प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए कई एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। पॉलिनेशन के होने के लिए एक्सटर्नल एजेंट का प्रयोग किया जाता है। क्या आप कुछ एक्सटर्नल एजेंट की सूची बना सकते हैं? काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। पोलन सोर्स के आधार पर पॉलिनेशन को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि ऑटोगैमी, गिटानोगैमी और जीनोगैमी। चलो ऑटोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, ठीक, सेम फ्लावर में होता है। पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, के अंदर ही होता है। एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर होता है। नॉर्मली जिन फ्लावर्स में एंथर तथा स्टिग्मा खुले रहते हैं, क्या होते हैं? खुले रहते हैं, उन्हें कंप्लीट ऑटोगैमी रेयरली पाई जाती है। उनमें कंप्लीट ऑटोगैमी रेयरली पाई जाती है। इन फूलों में ऑटोगैमी के लिए पोलन के रिलीज तथा स्टिग्मा रिसेप्टिविटी में सिंक्रोनाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के पास होने चाहिए ताकि वे सेल्फ पॉलिनेशन कर सकें। कुछ प्लांट जैसे कि बायोला, कॉमन प्रेंसी, ऑक्जेलिस और कॉमिनेलिया 2 प्रकार के फ्लावर्स उत्पन्न करते हैं जो कैस्मोगैमस होते हैं और कौन से होते हैं? क्लिस्टोगैमस होते हैं। अब अगर बात करें कैस्मोगैमस की, तो ये फूल अन्य स्पीशीज की तरह ही होते हैं तथा इनमें एंथर और स्टिग्मा खुले होते हैं। क्लिस्टोगैमस, इसके एंथर और स्टिग्मा कभी ओपन नहीं होते, इसलिए इसमें हमेशा ऑटोगैमी होगा। इस प्रकार के फ्लावर्स में एंथर तथा स्टिग्मा एक दूसरे के पास होते हैं। जब एंथर का फ्लोअर बड्स में डाइसेंस होता है तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के संपर्क में आ जाते हैं जिसमें पॉलिनेशन हो जाता है। इसलिए क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स शुद्ध रूप से ऑटोगैमस होते हैं, क्योंकि इनमें क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस होता ही नहीं, क्योंकि वो अंदर दबे होते हैं। क्लिस्टोगैमस फ्लावर निश्चित रूप से सीड सेट बनते हैं तथा चाहे पॉलिनेटर एब्सेंट हो, पॉलिनेटर ना भी हो तब भी अगर इसमें सेल्फ पॉलिनेशन ही हो रहा है तब तो कोई मतलब ही नहीं है पॉलिनेटर का होने का ना होने का। अब अगर बात करते हैं गिटानोगैमी, गिटानोगैमी भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है। अगर जेनेटिकली बात किया जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन ही है ये भी। इसमें सेम
प्लांट पर उपस्थित एक फूल के एंथर में पोलन का ट्रांसफर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर होता है। हालांकि ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है जिनमें पॉलिनेटिंग एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगेमी के समान है क्योंकि पोलन ग्रेन सेम प्लांट से आते हैं। अब अगर बात करें जीनोगेमी, इसमें एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन का ट्रांसफर दूसरे प्लांट के फ्लावर्स के स्टिग्मा पर होता है। केवल यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के पोलन ग्रेन्स पर स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड की है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर है। ये कैस्मोगेमस है तो ऊपर है, क्लिस्टोगेमस यानी कि नीचे है, तो इसमें तो क्रॉस पॉलिनेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। अगर बात करें एजेंट्स, कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन करते हैं। प्लांट्स में पॉलिनेशन के लिए दो एजेंट होते हैं, ये बताया था, एबायोटिक विंड और वाटर, और बायोटिक को कौन सा हुआ है, एनिमल के थ्रू। अधिकतर प्लांट बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं जिसमें, जबकि केवल कुछ प्लांट्स ही एबायोटिक का प्रयोग करते हैं। विंड तथा वाटर पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन का स्टिग्मा से संपर्क में आना चांस पर निर्भर होता है। अब विंड और वाटर से चांस पर निर्भर होता है ना। ये अनिश्चितताओं को दूर करने तथा होने वाले पोलन लॉस को कॉम्पेंसेट करने के लिए फूल ओव्यूल्स की तुलना में अधिक पोलन प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करें विंड पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में विंड द्वारा पॉलिनेशन सबसे अधिक कॉमन है। विंड पॉलिनेशन में पोलन ग्रेन्स लाइट तथा स्टिकी होंगे, ये विशेष ध्यान रखना, एमसीक्यू पूछ सकता है। विंड पॉलिनेशन के पोलन कौन से होंगे, लाइट तथा नॉन स्टिकी, ताकि वायु के प्रभाव में ट्रांसपोर्ट हो सके, बिल्कुल हल्के होंगे। प्लांट्स में वेल एक्सपोज स्टेमन होने चाहिए ताकि पोलन ग्रेन्स वायु के प्रभाव में आसानी से डिस्पर्स हो सके। प्लांट्स में लार्ज फीदर स्टिग्मा होना चाहिए ताकि यह एयर में से पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सके। विंड पॉलिनेशन पॉलिनेटेड फ्लावर्स के प्रत्येक ओवरी में प्राय सिंगल ओव्यूल होता है। इनमें बड़ी संख्या में फ्लावर पैक्ड होकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल कॉर्न कॉब है। कॉर्न कॉब में आप जो टेसल्स देखते हैं वो स्टिग्मा तथा स्टाइल है जो हवा में घूमते हैं ताकि पोलन ग्रेन को आसानी से पकड़ सकें। ग्रासेस में विंड पॉलिनेशन बहुत कॉमन है। ग्रासेस में कौन सा पॉलिनेशन कॉमन है, विंड पॉलिनेशन। अब आ गए वाटर पॉलिनेशन पे। कौन सा पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में वाटर द्वारा पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है, लगभग 30 जेनरा तक ही सीमित है। एग्जाम्पल मोस्टली मोनोकोटिलेडॉन्स। लोअर प्लांट ग्रुप जैसे एल्गी, ब्रायो और टेरिडो में वाटर के द्वारा मेल गैमीट का ट्रांसपोर्टेशन होता है। कुछ ब्रायोफाइट्स तथा टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन सीमित, क्योंकि मेल गैमीट के ट्रांसपोर्टेशन और फर्टिलाइजेशन में जल की आवश्यकता पड़ती है। जल के द्वारा पॉलिनेटेड कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल बेलिस्नेरिया हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, तथा सेवरल मैरीन सी ग्रास कौन सा होंगे, जूस्टेरा। सभी एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं होती। एक्वेटिक में होने, पानी में रहने के बावजूद भी कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई वहाँ भी गद्दारी कर रहे हैं, पर रह पानी में रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन ये किसके थ्रू करेंगे, इंसेक्ट के थ्रू करेंगे, है ना। सभी एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकतर एक्वेटिक प्लांट जैसे वाटर हाइसिंथ, नाम में पानी है, वाटर लिली में फ्लावर चल के सरफेस के बाहर आ जाता है तथा इंसेक्ट या विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। देख रहे हो गद्दारी तुम, जैसे कि अधिकतर लैंड प्लांट पार्ट्स में होता है। बेलिस्नेरिया में फीमेल फ्लावर तो लॉन्ग स्टॉक के द्वारा पार्टर की सरफेस पर पहुंच जाता है तथा मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन जल की सरफेस पर छोड़ दिए जाते हैं। अब बेलिस्नेरिया में किसका यूज़ कर रहा है, पानी का यूज़ कर रहा है। पोलन ग्रेन जल के प्रवाह में पैसिवली प्रभावित होते हैं तथा इनमें से कुछ एक अंत में स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, बहुत कम ही। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के अन्य ग्रुप जैसे सी ग्रासेस में फूल जल की सतह के नीचे डूबते रहते हैं तथा इसमें पोलन ग्रेन्स को जल के अंदर ही छोड़ा दे जाता है। सी ग्रासेस की बात कर रहे हैं। इस प्रकार के कई स्पीसीज को पोलन ग्रेन लंबे तथा रिबन लाइक होते हैं, पैसिवली वाटर के अंदर मूव करते हैं, इसमें से कुछ एक स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं और पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक, अधिकतर वाटर पॉलिनेटेड स्पीसीज में पोलन ग्रेन के
12वें सप्ताह पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, सॉरी बाहरी सतह पर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, सप्ताह बोल रहे हैं, बाहरी सतह पे म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है ताकि वह भीगने बैटिंग से बच सके, ताकि गीली ना हो। विंड तथा वाटर पॉलिनेटेड दोनों फ्लावर्स ना बहुत कलरफुल होते हैं ना ही नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ज़रूरत ही नहीं है यार, जब विंड से हो रहे हैं या वाटर से हो रहे हैं तो ज़रूरत क्या है भाई, ये पॉलिनेटर ये कलरफुल हो या फिर नेक्टर प्रोड्यूस करे किस लिए होता है, वो अट्रैक्ट करने के लिए होता है इंसेक्ट को। अब एनिमल पॉलिनेशन की बात करते हैं। अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स पॉलिनेशन के लिए एनिमल्स का यूज़ करते हैं, जैसे बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बेस, आंट्स, मॉथ्स, बर्ड्स, सन बर्ड, हमिंग बर्ड तथा बैट। एनिमल्स के बीच में इंसेक्ट मुख्यतः बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। कुछ प्लांट सबसे स्पीसीज में प्राइमेट, लीमर्स, एर्बोरियल्स, रोडेंट्स, ट्री ड्वेलिंग तथा रेप्टाइल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। अक्सर एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स के फूल किसी एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीसीज के लिए अडेप्टेड होते हैं। अधिकतर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स लार्ज होते हैं, ये कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट और नेक्टारिन रिच होंगे। जब फूल छोटे होते हैं तो कई सारे फ्लावर्स मिलकर इन्फ्लोरेसेंस बना लेते हैं ताकि उनको आसानी से देखा जा सके। फ्लावर फूलों के रंग अथवा उनकी फ्रेग्रेंस खुशबू से एनिमल आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। जो फूल फ्लाइज बीटल्स के द्वारा पॉलिनेट होते हैं वो फूल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं जिससे ये एनिमल्स उनकी ओर आकर्षित हो सकें। एनिमल्स फूलों के पास जाते रहे, इसके लिए फ्लावर्स उन्हें रिवार्ड इनाम देते हैं। ठीक है, नेक्टर तथा पोलन ग्रेन फूल द्वारा दिए जाने वाले रिवार्ड हैं। फ्लावर्स से रिवार्ड लेने के लिए एनिमल्स फूलों के अंतर तथा स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं। इस प्रकार एनिमल्स के शरीर पर पोलन ग्रेन की कोटिंग जमा हो जाती है, क्योंकि एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर्स की पोलन ग्रेन स्टिकी होती है। जब एनिमल स्टिग्मा के संपर्क में आते हैं तो उन पर लगे पोलन ग्रेन पर झड़ जाते हैं तथा पॉलिनेशन हो जाता है। कुछ स्पीसीज में फ्लोरल रिवार्ड्स के रूप में अंडे देने के लिए शेप स्थान प्रदान किया जाता है, जैसे कि एमोर्फोफिलस जो क्या है टालेस्ट फ्लोरेस यानी कि 6 फीट का। अब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे। अगर कोई और पोलन ग्रेन आ गया तो उसे बाहर निकाल दें, अंदर ही ना आने दें, है ना। चलो, पॉलिनेशन राइट टाइप के पोलन ट्रांसफर की गारंटी नहीं देता है। पॉलिनेशन राइट टाइप के पोलन ट्रांसफर की गारंटी नहीं देता। प्लांट को थोड़ी ना पता है कि पपीता सॉरी प्लांट को थोड़ी पता है कि पपीता का पोलन ग्रेन लेके आए तो पपीता भी डालेंगे, हो सकता है वो आम के पेड़ पर डाल दे। तो राइट टाइप के पोलन से अर्थ है सेम स्पीसीज का कॉम्पेटेबल पोलन ग्रेन। ठीक, अक्सर रॉन्ग टाइप के पोलन भी स्टिग्मा पर आ जाते हैं, अर्थात अन्य स्पीसीज के पोलन या फिर उसी प्लांट के अधिक, यदि वे सेल्फ कॉम्पेटेबल हो। पिस्टिल के पास राइट टाइप, पिस्टिल के पास क्या होता है, ये एक वो होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसके पास कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो समझ लिया जाता है कि ये अपना है कि नहीं है। पिस्टिल के पास राइट टाइप कॉम्पेटेबल पोलन तथा रॉन्ग टाइप इनकॉम्पेटेबल को पहचानने की क्षमता होती है। राइट टाइप के पोलन को पिस्टिल एक्सेप्ट करती है और पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स को प्रमोट करते हैं, जिससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अगर पोलन रॉन्ग टाइप का होता है तो पिस्टिल पोलन को रिजेक्ट कर देती है। ठीक है, क्या होगा फिर, रिजेक्ट हो जाएगा। पिस्टिल द्वारा पोलन को एक्सेप्ट तथा रिजेक्ट करने की क्षमता पोलन ग्रेन और पिस्टिल के मध्य होने वाले निरंतर संवाद कंटिन्यूअस डायलॉग का परिणाम है। पोलन के केमिकल कंपोनेंट का पिस्टिल के साथ इंटरेक्शन होता है, जिसमें एक कंटिन्यूस डायलॉग चलता है। अभी रिसेंट ईयर्स में बॉटनिस्ट जान पाए कि पोलन तथा पिस्टिल के कुछ कंपोनेंट्स और उनके इंटरेक्शन से पोलन को रिकॉग्नाइज किया जाता है। कॉम्पेटेबल पोलिनेशन होने के बाद पोलन ग्रेन स्टिग्मा तथा जर्मिनेट हो जाते हैं और जर्म पोर द्वारा पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ग्रेन का कंटेंट पोलन ट्यूब में चला जाता है। पोलन ट्यूब स्टिग्मा तथा स्टाइल के टिश्यू के द्वारा ग्रोथ करती है, ओवरी तक पहुंच जाती है। कुछ प्लांट्स में पोलन ग्रेन्स 2 सेल्ड स्टेज वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स में चढ़ते हैं। इस प्रकार के प्लांट में पोलन ट्यूब तथा जब स्टिग्मा पर ग्रोथ कर रही है तब जनरेटिव सेल डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट बनाती है। जिन पौधों में 3 सेल्ड स्टेज में पोलन जड़ते हैं तो पोलन ट्यूब में शुरू से ही 2 मेल गैमीट प्रेजेंट होते हैं। पोलन ट्यूब ओवरी में पहुंचने के बाद माइक्रोपाइल के द्वारा
ओव्यूल में पहुंचती है, उसके बाद फिलीफॉर्म एपरेटस के माध्यम से एक सिनर्जिड में पहुंचती है। गाइड कौन कर रहा है? फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी हाल ही कई स्टडीज में पता चला है कि माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिड में पाए जाने वाले फिलीफॉर्म एपरेटस का काम पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना है। स्टिग्मा पर पोलन डिपोजिशन से लेकर ओव्यूल में पोलन ट्यूब की एंट्री तक कि सभी इवेंट्स को हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। जैसा हम जानते हैं कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन एक डायनामिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस है, जिसमें पोलन की रिकॉग्निशन के बाद इसका प्रमोशन या इनहिबिशन शामिल है। इस क्षेत्र का अध्ययन करने से प्लांट ब्रीडर को सहायता मिलती है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को मैनिपुलेट कर सकता है। यहाँ एक इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन में डिजायर्ड हाइब्रिड प्राप्त करने में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आप पोलन जर्मिनेशन को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। कुछ प्लांट यानी कौन कौन से प्लांट है? पी, चिकपी, प्रोटोलेरिया, बल्सम एंड बिनका से पोलन लेकर ग्लास स्लाइड पर रखकर शुगर सॉल्यूशन लगभग 10% की कुछ बूंद डाल दीजिए। 15 से 30 मिनट के बाद लो पावर लेंस के माइक्रोस्कोप से देखिए, आप देखेंगे कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब ग्रोथ कर रही होगी। आप प्लांट ब्रीडिंग चैप्टर 9 में पढ़ेंगे कि एक प्लांट ब्रीडर की रुचि दो डिफरेंट स्पीशीज जेनरा को क्रॉस करके उनके कैरेक्टर कंबाइन करता है, जिसके फलस्वरूप एक सुपीरियर वैरायटी का निर्माण होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अभी तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन भी है। 2-3 पन्ने और रह गए हैं। ठीक, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा ये पूरा। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक मैच्योर अप्रोच है। इस प्रकार के क्रॉस एक्सपेरिमेंट में आवश्यकता है कि केवल डिजायर्ड पोलन ग्रेन का उपयोग किए जाएं ताकि स्टिग्मा को कंटेमिनेशन अनवांटेड पोलन से बचाया जाए। कंटेमिनेशन से बचाने के लिए इमेस्कुलेशन तथा बैगिंग टेक्निक का यूज करते हैं। पेयर ऑफ फोर्सेप की सहायता से बाइसेक्सुअल फ्लावर बड को एंथर से काटकर हटाना इमेस्कुलेशन कहलाता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्सुअल? देखो, अगर बात हो बाइसेक्सुअल, बाय मतलब इसमें 2 सेक्स ऑर्गन है दोनों। अगर हम बात करें यूनिसेक्सुअल तो इसमें 1 सेक्स ऑर्गन है, ठीक है, 1 सेक्स ऑर्गन है, इसमें 2 सेक्स ऑर्गन है। तो अगर हम इमेस्कुलेशन की बात करेंगे तो इमेस्कुलेशन में क्या होगा कि दोनों जो मेल फीमेल ऑर्गन है वो उसमें हम मेल वाला निकाल देंगे, यही बोल रहा है। पेयर ऑफ फोर्सेप की सहायता से बाइसेक्सुअल बड फ्लावर बड से एंथर को काट कर हटाना इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो हम एंथर को काट के हटा देंगे। सूटेबल साइज के बैग से इमेस्कुलेटेड फ्लावर को ढकना बैगिंग कहलाता है। यह बैग जनरली बटर पेपर के बने होते हैं। बैगिंग से अनवांटेड पोलन द्वारा कंटेमिनेशन रोका जा सकता है। जब बैग्ड फ्लावर की स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तब हम मेल प्लांट से डिजायर्ड मेच्योर पोलन लाकर स्टिग्मा पर छोड़ देते हैं और फ्लावर को रीबैग्ड कर देते हैं तथा फल को डेवलप होने दिया जाता है। अगर फीमेल द्वारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर उत्पन्न होता है तो इमेस्कुलेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? कि यूनिसेक्सुअल में एक ही होगा, एंथर होगा ही नहीं, ठीक है। फीमेल फ्लावर को ओपन होने से पहले बैग्ड कर दिया जाता है। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है तो डिजायर्ड पोलन द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है और फ्लावर को रीबैग्ड कर दिया जाता है। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक सिनर्जिड में प्रवेश करने के बाद पोलन ट्यूब द्वारा सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। इसमें से एक मेल गैमीट एग सेल की ओर जाकर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा और तथा इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सिनगैमी। सिनगैमी के परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट की संरचना होती है। दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रखे थे उनके साथ फ्यूज होता है और क्या बनता है? ट्रिप्लॉयड बनता है, ठीक है। हैप्लॉयड था, एक सेल क्या थी? हैप्लॉयड, और इससे मिलकर
अब 2 सेल रखी थी, एक मेल जर्म सेल, तो क्या बनाया, ट्रिप्लॉइड, यानी कि ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे हम पेन कहते हैं। ट्रिपल फ्यूजन में 3 एप्लॉइड न्यूक्लियाई के माध्यम फ्यूजन होता है, इसमें इनको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। एम्ब्रियो सैक में 2 प्रकार के फ्यूजन सिनेगैमी तथा ट्रिपल फ्यूजन होता है। इस इवेंट को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। जो एक जर्म सेल है वो तो फ्यूज होगी और क्या बनाएगी, एम्ब्रियो सैक बना लेगी। उसके बाद एक जो है, ठीक है, दूसरी वाली जो मेल जर्म सेल थी वो क्या करेगी, वो जो सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई रखे थे उसके साथ फ्यूज करेगी, वो क्या बनाएगी, ट्रिप्लॉइड। क्या बनेगी, ट्रिपल फ्यूजन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन फ्लावरिंग प्लांट की एक यूनिक इवेंट है। सेंट्रल सेल तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहलाती है तथा ये एंडोस्पर्म में डेवलप हो जाती है, जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। अब होगा क्या, जो ये पेन बनी है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म पेन बनी है ना, अभी ये वाली जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना है, अब ये जायगोट के डेवलपमेंट में है नहीं, यानी कि जायगोट के डेवलपमेंट यानी एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर रेडी बना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन हो चुका, पोस्ट फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद की इवेंट जैसे एंडोस्पर्म तथा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड में परिवर्तन तथा ओवरी से फ्रूट का बनना पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। ओव्यूल किस में डेवलप होगा, सीड में होगा, ओवरी किस में होगी, फ्रूट में होगी। एंडोस्पर्म की बात करें, जब जो एंडोस्पर्म बना था ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बड़ी तेजी से डिवाइड करके ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। एंडोस्पर्म टिश्यू की सेल में रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, भाई बताया था। मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ पेन में सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं और इसमें फ्री न्यूक्लियर उत्पन्न होते हैं। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की स्टेज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहलाती है। इसके बाद सेल वॉल बनती है तथा एंडोस्पर्म सेलुलर हो जाता है। सेलुलराइजेशन से पहले बनने वाले फ्री सेल न्यूक्लियाई की संख्या बहुत अधिक होती है। कोकोनट वाटर, बात करेंगे अगर कोकोनट वाटर से आप परिचित होंगे, यह कुछ नहीं बल्कि फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि हजारों न्यूक्लियाई से बना होता है। इसके चारों ओर वाइट कर्नल यानी कि सफ़ेद गूदा सेलुलर एंडोस्पर्म है। सीड मैच्योरेशन से पहले का एंडोस्पर्म या तो डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा पूरा तरह से कंज्यूम हो जाता है या फिर पी ग्राउंडनट और बीन्स या फिर सीड में बचा रहता है, कैस्टर और तथा कोकोनट, और ये हम इससे सीड जर्मिनेशन के दौरान कंज्यूम हो जाता है। यह ज्ञात कीजिए कि अनाज जैसे व्हीट, राइस, मेज के एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो सैक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है जहाँ पर जायगोट स्थित होता है। अधिकतर जायगोट तभी डिवाइड होते हैं जब एंडोस्पर्म का कुछ निश्चित अमाउंट बच जाता है। यह एक एडेप्टेशन है जिसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो को सुनिश्चित न्यूट्रिशन मिल सके। सीड्स अलग अलग होते हैं तथा मोनोकोटिलिडन, डाइकोटिलिडन। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनी की अर्ली स्टेज समान होती है। डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो की एम्ब्रियोजेनी की स्टेज को दिखाया जाता है। जायगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, इसके बाद ग्लोब्यूलर हार्ट शेप्ड तथा फिर मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें तो एक टिपिकल डाइकोटिलिडॉन्स में से एम्ब्रियोनल एक्सिस तथा 2 कोटिलिडॉन होते हैं। डाइकोट में 2 कोटिलिडॉन, मोनोकोट में 1 कोटिलिडॉन। कोटिलिडॉन के ऊपर एम्ब्रियोनल एक्सिस का पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है जो प्लूम्यूल या स्टेम टिप पे टर्मिनेट होता है। कोटिलिडॉन के बीच का सिलेंड्रिकल पोर्शन हाइपोकोटाइल कहलाता है जो रेडिकल या रूट टिप में टर्मिनेट होती है। रूट टिप रूट कैप द्वारा ढकी होती है। ठीक, ये नीचे फिगर बने हैं, ये डाइकोट का है, ये मोनोकोट का है। अब मोनोकोटिलिडॉन के एम्ब्रियो में एक कोटिलिडॉन होता है ग्रास फैमिली। एग्जाम्पल है, ग्रास फैमिली में कोटिलिडॉन को स्क्यूटेलम कहते हैं। ग्रास फैमिली में कोटिलिडॉन को क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक और लेटरल स्थित होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पर रेडिकल तथा रूट कैप होती है जो अनडिफरेंशिएट शीट से घिरी होती है। इसे कोलियोराइजा कहते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वह भाग जो स्क्यूटेलम के अटैचमेंट से ऊपर होता है उसे क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के पास एक शूट एपेक्स तथा कुछ लीफ प्रोडियम होती है जो
फोलियर स्ट्रक्चर से घिरी होती है, इसे हम क्या बोले हैं, कोलियोप्टाइल कहेंगे। व्हीट, मेज, पीस, चिकपीस तथा ग्राउंडनट के बीजों को रात भर पानी में रखें, फिर इन सीडों को छीलें और इसमें एम्ब्रियो तथा सीड से विभिन्न पार्ट्स का अध्ययन करें। उसके बाद सीड, अब सीड पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड। इसको हम अक्सर फर्टिलाइज ओव्यूल भी कहते हैं। सीड फ्रूट के अंदर बनते हैं। एक टिपिकल सीड में सीड कोट, कोटिलोडॉन तथा एम्ब्रियो एक्सेस पाया जाता है। एम्ब्रियो की कोटिलोडॉन सिंपल स्ट्रक्चर जो फूड स्टोर के कारण थिक और सॉइलन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेग्यूम। मेच्योर सीड एल्ब्यूमिनस तथा नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं। अगर हम बात करेंगे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड जिसमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, उसका एग्जांपल है पी ग्राउंडनट। और एल्ब्यूमिनस जिसमें कि एग्जांपल जिसमें कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो पाता, सीड एंडोस्पर्म बच जाते हैं क्योंकि डेवलपमेंट के दौरान कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो पाते। एग्जांपल क्या है, व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर और सनफ्लावर। कभी कभार कुछ सीड्स में न्यूसीलस भी बच जाता है, जैसे ब्लैक पीपर तथा बीट। इस रेजिडुएंट परसिस्टेंट न्यूसीलस को हम पेरिस्पर्म कहते हैं। ओव्यूल्स की इंटेग्यूमेंट से हार्ड तथा टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट बनते हैं। माइक्रोपाइल सीड कोट में स्मॉल पोर के रूप में बचा रहता है। जब सीड जर्मिनेट होता है तो माइक्रोपाइल्स ऑक्सीजन द्वारा वाटर प्रवेश करते हैं। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है इसमें वाटर कंटेंट घटता जाता है और रिलेटिवली ड्राई 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास हो जाता है। एम्ब्रियो की जनरली मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है, एम्ब्रियो एक इनएक्टिव स्टेट में जा जाता है, जिसे हम डोरमेंसी कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन तथा सूटेबल टेम्परेचर हो तो सीड जर्मिनेट हो सकते हैं। क्या क्या फेवरेबल कंडीशन हो, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर हो तो सीड जर्मिनेट हो सकते हैं। जैसे जैसे ओव्यूल सीड में मेच्योर होते हैं जैसे ओवरी फ्रूट में विकसित हो जाती है। ओव्यूल से सीड का बनना ओवरी से फ्रूट के बनने के दौरान प्रक्रिया साथ साथ होती हैं। ओवरी की बाल से फ्रूट की बाल बने तो ओवरी की बॉल से फ्रूट की बॉल बन जाती है जो पेरिकार्प कहलाती है। फ्रूट तो फ्लैशी जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो तथा ड्राई जैसे ग्राउंडनट, मस्टर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, कई फ्रूट्स में सीड के डिस्पर्सल की मीडियम मैकेनिज्म पाई जाती है। अधिकतर प्लांट में जिस समय पर फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसी समय अन्य फ्लोरल पार्ट अन्य फ्लोरल पार्ट नष्ट होकर गिर जाते हैं। कुछ स्पीशीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैसियो इत्यादि थैलेमस से फ्रूट बनते हैं, उन्हें फॉल्स फ्रूट कहते हैं। किससे बनते हैं, थैलेमस से बनते हैं, ओवरी से नहीं बन रहा। ठीक है, अधिकतर फ्रूट केवल ओवरी से डेवलप होते हैं जिन्हें हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। लगभग सभी स्पीशीज में फ्रूट्स फर्टिलाइजेशन से बनते हैं, लेकिन कुछ स्पीशीज में फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है, इसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, बनाना। एंजियोस्पर्म में सीड कुछ एडवांटेज ऑफर करते हैं। पहला, पॉलिनेशन तथा फर्टिलाइजेशन जैसे रिप्रोडक्टिव प्रोसेस तो वाटर पर डिपेंड नहीं है, जबकि सीड फॉर्मेशन वाटर पर डिपेंड होता है। इसके साथ ही सीड नए हैबिटाट में डिस्पर्सल के लिए कुछ बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजीज पाई जाती हैं जो स्पीशीज को अन्य क्षेत्रों में बसने में मदद करती है। सीड में पर्याप्त रिजर्व फूड रहता है जो यंग सीडलिंग और नरिश करता है जब तक कि ओएस फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस ना करने लगे। सीड का हार्ड कोट यंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देता है। सीड्स रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होने के कारण ये न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इसमें वेरिएशन का निर्माण होता है। सीड हमारे एग्रीकल्चर का आदेश है। मेच्योर सीड में डिहाइड्रेशन तथा डोरमेंसी का होना सीड के स्टोरेज के लिए महत्वपूर्ण है। इससे यह पूरे वर्ष फूड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है तथा नेक्स्ट सीजन में फसल उगाने के लिए भी प्रयोग में लाए जाते हैं। क्या आप सीड की अब्सेंस में एग्रीकल्चर की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। या फिर यह सीड को तुरंत जर्मिनेट किया जाता है तथा इसका स्टोर नहीं किया जा सकता। बीज के डिस्पर्सल के पश्चात सीड कितने समय तक जीवित रहते हैं, इस पीरियड बहुत अलग अलग वेरी करता है। कुछ सीड अपनी वायबिलिटी को कुछ महीने ही खो देते हैं। अधिकतर सीड्स कुछ सालों तक जीवित रहते हैं। कुछ सीड तो कई 100 साल तक जीवित रहते हैं। यहाँ बहुत पुराने जीवित सीड के कुछ रिकॉर्ड हैं। नाम क्या है, आर्कटिक टुंड्रा में पाया जाने वाला ल्यूपाइन आर्कटिकस का सीड सबसे ओल्ड है। यह सीड 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट हुआ तथा फ्लावर आए। हाल ही एक उदाहरण 2000 ईयर ओल्ड बाइबल सीड
डेट पाम फोनोक्स डेक्टिलीफेरा का है, जो डेड सी के पास किंग हेरोड प्लेस की आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन के दौरान खोजा गया। प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में संक्षिप्त अध्ययन पूरा करने के बाद यह अधिक सार्थक होगा कि फ्लावरिंग प्लांट की हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी पर परिज्ञान निम्नलिखित प्रश्न पूछ कर लिया जाए। ठीक, ऑर्किड प्लांट इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसके प्रत्येक फ्रूट में हजारों छोटे छोटे सीड पाए जाते हैं। ऑर्कोबैंकी एंड स्ट्रिगा जैसे पैरासिटिक स्पीशीज के फ्रूट में भी समान स्थिति होती है। क्या आपने कभी फीकस का छोटा सा सीड देखा है? फीकस, क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स की कल्पना कर सकते हैं जिनमें एक छोटे से में न बीज में ना इतना बड़ा बायोमास पैदा किया है? एंड द लास्ट टॉपिक इज एपोमेक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। हालांकि सीड का उत्पादन फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप होता है, जबकि कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे कि एस्टेरियसाई तथा ग्रास में स्पेशल मैकेनिज्म विकसित हुई है, जिसमें सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोमेक्सिस। सीड क्या होता है? जिसमें सीड बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एपोमेक्सिस कहेंगे। जब फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं तो इस प्रोसेस को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एपोमेक्सिस एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कॉपी करता है। एपोमिक्टिक सीड बनाने के कार्य उपाय हैं डिप्लॉयड एग। कुछ स्पीशीज में बिना रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप बने डिप्लॉयड एग से बिना फर्टिलाइजेशन हुए एम्ब्रियो बनता है। न्यूसिलर सेल, सिट्रस और मैंगो जैसी वैरायटी में एम्ब्रियो सैक के चारों ओर जो न्यूसिलर सेल पाई जाती है, उनमें से कुछ में डिवीजन होने लगता है तथा ये एम्ब्रियो सैक से ऊपर उभर कर एम्ब्रियो बनाती है। इस प्रकार की स्पीशीज के ओव्यूल्स में कई एम्ब्रियो पाए जाते हैं। सीड में से एक अधिक एम्ब्रियो का बनना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाता है। क्या बोलेगा? कहा जाएगा पॉलीएम्ब्रियोनी। एक से अधिक एम्ब्रियो का बनना पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाया जाएगा। आप ऑरेंज के कुछ सीड लेकर उनको मरोड़ें और प्रत्येक सीड के भीतर एम्ब्रियो के शेप और साइज में पाई जाने वाली विभिन्नता का अध्ययन करें। प्रत्येक सीड में एम्ब्रियो की संख्या ज्ञात करें। एपोमेक्टिक एम्ब्रियो का जेनेटिक नेचर क्या होगा? क्या इन्हें क्लोन्स कहा जा सकता है? बिल्कुल, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हो रहे हैं, उस तरह से जर्मिनेट हो रहे हैं, तो उसे क्या बोल सकते हैं? क्लोन्स कर सकते हैं। फूड तथा वेजिटेबल की हाइब्रिड वैरायटीज़ को बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। हाइब्रिड वैरायटी ने प्रोडक्टिविटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। हाइब्रिड सीड्स की सबसे बड़ी समस्या यह है कि इन्हें हर वर्ष प्रोड्यूस करना पड़ता है। हाइब्रिड सीड्स को बोने के पश्चात तो प्लांट की प्रोजेनी में कैरेक्टर का सेग्रीगेशन हो जाएगा, इससे यह अपनी विशिष्टता खो देंगे। हाइब्रिड सीड का उत्पादन कॉस्टली है तथा यह फार्मर्स को काफ़ी महंगे पड़ते हैं। अगर इन हाइब्रिड सीड्स को हम एपोमेक्सिस के द्वारा बनाएं तो हाइब्रिड प्रोजेनी में कैरेक्टर का कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा। तब फार्मर्स इन सीड्स को साल दर साल उगा सकते हैं तथा उन्हें हर साल बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में एपोमेक्सिस बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एपोमेक्सिस की जेनेटिक्स को समझने के लिए लेबोरेटरीज में कई इंपॉर्टेंट रिसर्च हो रही हैं ताकि एपोमेक्टिक जीन्स को हाइब्रिड वैरायटीज में ट्रांसफ़र किया जा सके। तो बच्चों, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स को हिंदी इंग्लिश एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा है। ये बुक लिखी है डॉक्टर दिलीप गंगवार सर के द्वारा। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। थैंक यू, धन्यवाद।